नमस्कार मेरे भाई, प्रणाम आप सभी को। आओ अपनी क्लास को करते हैं भैया चालू। और अब वो कल हमने प्रोनाउन को पढ़ डाला बहुत ही बढ़िया तरीके से। आज उसे आगे पढ़ डालेंगे, है कि नहीं भाई? क्यों? क्योंकि पढ़ना तो हमारी फितरत में है। हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुबह शाम तक पढ़ते रहते हैं बस। है कि नहीं? सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, फिर पेपर देंगे, फिर पेपर निकल जाएगा, फिर आप नौकरी पे चले जाओगे, है कि नहीं? फिर आप नौकरी करते रहोगे, पूरी उम्र यूं ही बीत जाएगी, है कि नहीं भाई? कभी कभी ऐसा लगता है ना, आप पढ़ रहे हैं फिर नौकरी लग जाएंगे, फिर नौकरी करते रहेंगे। देखो जी, हमारे पास आज है पढ़ने को यूज ऑफ दैट। बेटा यूज ऑफ दैट पढ़ा था। दैट का पहला यूज था मेरी भाई पर्सन प्लस थिंग के लिए दैट आता है। पहला यूज देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो पर्सन प्लस थिंग के लिए जो है वो दैट आता है, ठीक है। वेरी गुड। फिर हमारे पास दोज के लिए हु आता है, फिर हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो और फिर सेम पर्सन के लिए आए तो दैट आता है। आज मैं आपको एक बढ़िया चीज सिखाता हूं अब इसके बारे में। अब साथ साथ कॉपी पेन तैयार है ना भाई? क्योंकि आते ही पढ़ाना कर देता हूं मैं चालू, बस अब कॉपी पेन करो तैयार और देखो। होता पता है क्या है भाई, मेरे जो दैट है वो थोड़ा सा पिन पॉइंट करता है बात को, और ज्यादा हाईलाइट और फोकस करता है। इसलिए कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है और कोई भी नहीं, ठीक है। कैसा भैया? देखो ध्यान से सुनना भाई मेरे, जब आपको द सेम दिख जाए, जब आपको द ओनली दिख जाए, ऐसे मेरे साथ साथ लिखना है। जब आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, अभी बस लिखते चलना, इन सबके एग्जाम्पल भी लिखूंगा अभी मैं आपके लिए, ठीक है ना? तो देखो मेरे भाई क्या होता है। और एक काम करो आप, अब जितनी लाइन में ये आएगा ये, और मेरे भाइयों नीचे एक लाइन का गैप और छोड़ दो। छोड़ दिया। अब एक बात करते हैं भैया एग्जाम्पल की। देखो मैंने आपको कहा था पर्सन के लिए दैट भी आता है तो हु भी आता है। तो दैट पर्सन, प्लेस, थिंग सबके लिए आता है। लेकिन हु पर्सन के लिए आता है और विच प्लेस और थिंग के लिए आता है वगैरह आपने पढ़ा था मेरे साथ, या एनिमल के लिए आता है। तो यहां पर अब सवाल क्या होगा, अगर मैं खाली एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु या दैट केम यस्टरडे, ठीक है। आई नो द बॉय या हु या दैट, ठीक है, केम यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। तो यहां सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई कि आप ये कहोगे, देखो सर आपने कहा था आई नो द बॉय, ये पर्सन है, इंसान है। अब इंसान के लिए हु भी आता है और आपने कहा था इंसान के लिए दैट भी आता है, तो बेटा ये दोनों सही है। पेपर में कोई भी दे, दोनों नो एरर हैं, आप एरर नहीं निकाल सकते कि ये गलत है या ये गलत है, तो दोनों सही है। लेकिन भाई जी क्या होता है कि एग्जामिनर यूं कर देगा, दिस इज द बॉय नहीं, दिस इज खाली द बॉय नहीं लिखेगा, वो यहां पर लिख देगा बेटा दिस इज द ओनली बॉय, दिस इज द ओनली बॉय, ये वो केवल लड़का है। दिस इज द ओनली बॉय, ये वो केवल लड़का है हु या दैट कैन सॉल्व इट, जो इसको सॉल्व कर सकता है। कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, कहते हैं केवल एक ये लड़का है जो इसको सॉल्व कर सकता है। तो द ओनली बॉय है भैया, ओनली से पहले द ओनली हो गया, खाली बॉय नहीं है। अगर यहां से कुछ ऐसा होता पेपर में, अगर पेपर में कुछ ऐसा होता कि भैया इतना लिखा होता, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु कैन सॉल्व इट, दिस इज द बॉय दैट कैन सॉल्व इट, तो दोनों सही। लेकिन पेपर में आ गया दिस इज द ओनली बॉय, अब गड़बड़ हो गई। अब होता क्या है बेटा, उसी चीज को आपने क्या कर दिया, पिन पॉइंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब वो पिन पॉइंट होने के बाद लैंग्वेज ने कहा देखो ओए दैट वो लड़का, ओए तू खड़ा,
इसका मतलब एकदम से वो जो चीजें जा रही है ना पिन पॉइंट पे, वो दैट काम करता है। इसीलिए भाइयों यहां पर हमने दैट को चुना, हु को नहीं। तो बाबू जब कभी भी आपको क्या दिख जाए, द ओनली, तो उस केस में आप क्या चुनेंगे, दैट, क्योंकि वो चीज उसको ज्यादा पिन पॉइंट करती है। और ये मत सोचना सर पेपर में याद कैसे रहेंगी ये बातें, बेटा आहिस्ता 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 पढ़ाता और प्रैक्टिस कराता चला जाऊंगा, सब यहां बैठता चला जाएगा दिमाग में, सिंपल से याद रहेंगे, ठीक है ना, घबराना नहीं है। मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना बाबू, बस मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखें। भैया मैंने बोला दिस इज द सेम गर्ल, अरे ये तो वो सेम लड़की है, ठीक है। हु या दैट, हाँ, केम यस्टरडे, जो कल आई थी। अब यहां से क्या हुआ बेटा कि अगर मैं बोल रहा हूं द सेम, ठीक है, द सेम, तो हमने बोला दिस इज द सेम गर्ल, ये तो वो सेम लड़की है। अगर ये सेम ना हो बेटा, सपोज ऐसे हो, तो दोनों सही, यहां तो थे तो सही, लेकिन अगर ये आ गया तो लो मेरे भैया, गई भैंस हूं की पानी में, दैट जीत गए, ठीक है। द सेम, द ओनली। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा, देखो, ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, बात आ रही है। अब हमने क्या बोला, दिस इज, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे करते, दीज आर द बेस्ट, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स, भैया एकदम ये द बेस्ट प्लेयर्स है, ठीक है, whom that we have selected। आप देखो बेटा क्या क्या लिखा बेटा, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स, ये बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्या है, whom या that we have selected, जिनको हमने सिलेक्ट किया। अब होने को तो बेटा आ जाते हैं, लेकिन फिर ये मत लिखो, आप ऐसे लिखो, दीज आर द प्लेयर्स whom we have selected, ये भी सही, ठीक है, और दैट वी हैव सिलेक्टेड, ये भी सही, बहुत आसान काम हो गया। तो हमने इसको ऐसे लिखा बेटा, तो हम समझ गए गुरुदेव अब भाई का पत्ता साफ हो गया, अब ये जीतेगा। तो तीनों एग्जांपल हो गए, द सेम, द ओनली और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सबसे टॉप, है ना, तो उसके लिए बेटा आप दैट लगाते हो। ये तीन चीजें आपको दे सकता है एग्जाम में, आसान हो गया। सर और कौन कौन हो सकते हैं शब्द, चलो देखते बेटा, अब यहां पर उसको और आगे अपनी कहानी को बढ़ा लेते हैं। और बेटा आपको दिख जाए नन, और आपको दिख जाए नोबडी, अभी लिखवाऊंगा इनके एग्जाम्पल, और आपको दिख जाए नो वन, ठीक है, नोबडी, नो वन, नन, या आपको दिख जाए नो प्लस कोई भी नाउन, या बाबू आपको दिख जाए ऑल। देखो ये आपस में एक दो, मैंने कहा था ना मैं खुद ही याद करवाऊंगा बेटा, ठीक है, खुद ही याद करवाऊंगा मैं, क्या है कि कोई भी नहीं, जीरो, या सबके सब सबके सब, और इन सब का अर्थ क्या है बेटा, जीरो, नन जीरो, नोबडी कोई भी नहीं, नो वन कोई भी नहीं, है ना, नो बॉय कोई भी लड़का नहीं, जीरो, या तो जीरो हो या सबके सब, उनके लिए दैट का आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं किसी को भी नहीं जानता जो इस काम को कर सकता है, आई नो नोबडी, आई नो नोबडी दैट कैन डू इट, मैं किसी को भी नहीं जानता जो इसको कर सकता है, तो आई नो नोबडी, नो वन, आप ऐसा, आई नो नो बॉय दैट कैन डू इट, तो आप उससे दैट ले आए बेटा। दूसरी चीज सुनो, बहुत बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैंने बोला बेटा ऑल दैट या विच ग्लिटर्स, हर वो चीज जो चमकती है, हर वो चीज जो चमकती है, ग्लिटर का मतलब क्या होता है बेटा, चमकना, वर्ब है ये,
तो हर वो चीज जो चमकती है इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती। सुना है ना ये डायलॉग तो बेटा। अब मेरे भाई आपने बोला गुरुजी देखो अब ऑल की बात हो रही है। अगर ऑल है तो मैंने अभी भी कहा क्या आता है, दैट, विच नहीं आएगा, विच नहीं आएगा। तो इस बात का आपको क्या रखना है भैया, ख्याल रखना है। आपने बोला सर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, तो आपके लिए ये काम। तो ऑल के लिए और नोबडी के लिए। अगला एग्जांपल देखो बेटा, हमारे पास आता है आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं। बेटा देखो फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, इसे अलग से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अलग से भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी इसको देखिएगा। अभी क्योंकि बताना पड़ रहा है ना बेटा, रिलेट कर रहा है, लेकिन अलग से पढ़ाऊंगा इसे। आगे मत सोचना कि फ्यू दा फ्यू पढ़ाएंगे, नहीं सब पढ़ेंगे। फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा, ना के बराबर। मेरे पास ना के बराबर किताबें, तो काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू आता है। ना के बराबर किताबें हैं, दैट या विच आर नॉट इनफ फॉर मी, जो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तो बेटा आपके लिए अगर पर्याप्त ही नहीं है तो आपके पास क्या किताबें होंगी, ना के बराबर। तो जैसे ही आपने ये देखा, अरे सर ये तो इसका हाईलाइट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा बेटा, दैट, अब विच का पत्ता सा। तो फ्यू दिख जाए, ऐसे ही बेटा लिटिल होता है। जैसे सेम चीज अगर अनकाउंटेबल के लिए बोलना हो तो क्या बोलते हो बेटा, लिटिल। जैसे आई हैव लिटिल गोल्ड, मेरे पास ना के बराबर सोना है। विच या दैट इज नॉट इनफ फॉर मी, जो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब आपको ज्यादा सोने की जरूरत है और वो तो बहुत कम है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो अब हमने क्या बोला, आई हैव लिटिल गोल्ड, मेरे पास ना के बराबर गोल्ड है। तो बेटा फिर दैट आएगा, विच नहीं आएगा। कितना आसान काम हो गया। तो आपको ये वर्ड भी दिखाई दे जाए तो आप दैट का इस्तेमाल करते हैं इनका। ठीक है भैया। तो ये थी वो मेन बातें जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा, कि स्पेशली इन चीजों के लिए आप अपने आप में दैट का इस्तेमाल करते ही ठीक लगते हैं। ऐसे ही बेटा एनीबडी वगैरह आ जाता है, एनीबडी, नोबडी, समबडी, है ना। जैसे आई आई कैन नॉट हेल्प एनीबडी, आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प एनीबडी, मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प एनीबडी दैट विल गो देयर, मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता जो वहां जाएंगे। मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता जो वहां जाएंगे, तो वहां जाने वाले लोगों में से आप, ठीक है, हाँ, किसी की भी मदद नहीं कर सकते, तो एनीबडी है बेटा। इसके लिए क्या आ गया, दैट। सही है। नहीं, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाओ तो मेन मेन बातें लिखिए बस। और शॉर्ट नोट्स भी एक दो चैप्टर के बनाना, फिर तो शायद आपको आदत हो जाएगी, आपको एक ही बार में समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला टॉपिक बड़ा मस्त मुश्किल लगता है, फिर तो बाद में आदत हो जाती है ना। पहला पहला टॉपिक होता है ना, एक दो टॉपिक तक ही चीजें चलती हैं मुश्किल सी, फिर तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, है कि नहीं। ऐसी आदत करो भाइयों को पे।
बाबू कॉपी, ठीक है सर। आइए जी, तो अब यहां लिख लें इन शब्दों को। क्या क्या देखा मेरे भाई? ऑल, कॉमा, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। इनका मतलब मैंने बोला ना बाद में समझाऊंगा, घबराने का नहीं, आपका भाई जिंदा है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है भैया। और क्या देखा बेटा? ऐसे लिख दो बड़ी वाले शब्द, बड़ी वाले शब्द, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, है ना, पढ़ते हो ना ऐसे, एनीबडी, आप ऐसे पढ़ते हो। और दूसरा वन वाले शब्द, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, है कि नहीं भैया? ऐसे। दूसरा मेरे भाई थिंग वाले शब्द, अरे जगह बची है तुम्हारे पास, मैंने दो ही लाइनें बोली थी। थिंग वाले शब्द, थिंग वाले क्या हो जाते हैं? हालांकि इन पर अब एरर नहीं देता बेटा, पहले दिया करता था जब दादाजी पेपर देते थे। इन पर नहीं दे रहा एरर, इन पे दे देता है, इन पर अब एरर नहीं आती। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। और ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा बाद में, ऐसा मत सोचना भी। ये जितने भी वर्ड लिखे ना बेटा, यूज ऑफ ऑल, यूज ऑफ नो वन, नो बडी, ऑल, फ्यू, लिटिल, सब पढ़ेंगे बाद में। बाद मतलब डेटरमिनर टॉपिक में सब आएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन अब इन पर बेस एरर नहीं आते, तो ज्यादा खुश ना हो, है ना। एक दो खुश हो गया होगा, ओए ये तो आसान है, आते नहीं है पेपर में। मतलब इस वाले पॉइंट से कौन कौन से पे बेस आता है, क्वेश्चन बता दूं कौन कौन से पे आता है पेपर में। एक आता है द सेम पर, एक आता है द ओनली पर, एक सुपरलेटिव डिग्री पर, और एक ऑल पर। बस इन पर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इन पर क्वेश्चन आता है। हो गया आसान। चलो मेरे बाबू, अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब अगली देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। सर आसान था, दैट भी इतना भारी भरकम है नहीं बेटा आसान, लेकिन अब जो मैं इसका कॉन्सेप्ट करा रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल है भाई। समझ लोगे ना, अब तो आदत है थोड़ी सी मुश्किल चीज की भी। पता है क्या है, देखो भाई, जब आप रिलेटिव क्लोज की बात करते हैं तो बेटा अब ना ऐसे कोमा लगाना, कोमा। अब यहां ऐसे लगाओ जैसे चलो लगाओ, कोमा लगाओ। कोमा लगाने के बाद ऐसे लिखो, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ऐसे लिखो। थोड़ा सा यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यहां भी कोमा लगा दो। तो इसको आप कोमे के अंदर लिखो, देख रहे हो, यहां भी कोमा है और यहां भी कोमा है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कौन सी होती है भाई? जो अपने आप में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, नॉट रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। कैसी इंफॉर्मेशन नहीं देती? नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देती, जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती, एक्स्ट्रा फालतू की बकवास। अगर उसको हटा भी दे तो भी काम चले, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको हम बोलते हैं बेटा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है जी, वेरी गुड। दूसरा, दूसरा एक, अब इसके नीचे क्लॉज लिखना अगली लाइन में, और कोमा मत लगाना। उसको हम बोलते हैं, इसको आप पहला टाइप कह दो, इसको दूसरा टाइप कह दो, इस पे कोमा मत लगाना। इसका नाम होता है भाइयों डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एक ऐसी क्लॉज जो डिफाइन करती है, डिफाइनिंग, डिफाइन करने वाली, डेफिनेशन देने वाली, मतलब एक्सप्लेनेशन देने वाली। मतलब ये कैसी इंफॉर्मेशन देगी बेटा? जरूरी इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देगी। कैसी देगी? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देगी, जरूरी इंफॉर्मेशन देगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देगी। कैसी इंफॉर्मेशन देगी? जरूरी इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है भैया। उसके लिए हम इसको बोलते हैं। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देगी, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। तो सर इससे अपन को क्या, अपन को क्या अभी पता चलेगा? अपन को क्या? अपन को ये है मेरे बच्चे कि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है इधर मैं कुछ लिखवाऊंगा और डिफाइनिंग के इधर कुछ लिखवाऊंगा, गैप छोड़ दो। यहां तो है ही आपके पास, यहां नहीं होगा तो यहां लिख लेना, फर्क पैदा होता है, ठीक है। पाजी क्या फर्क पड़ता है गुरुजी? पहले तो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग एक बार छाटनी सिखाता हूं। इस क्लोज को आप पेपर में छाटेंगे कैसे,
क्योंकि इस पर बेस्ड जो है पेपर में क्वेश्चन बनता है। देखो जी क्या है पहला एग्जांपल, बेटा सपोज करो मैंने बोला मोहन, मोहन हु इज, ठीक है, हु इज माई फ्रेंड विल गो देयर। मोहन जो मेरा दोस्त है वहां जाएगा। अब बताओ इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? आप कहोगे गुरुजी साफ साफ दिखाई दे रही है, मोहन हु विल, ठीक है, हु इज माई फ्रेंड विल गो देयर। सर ये रही रिलेटिव क्लॉज, सही है। अब इसमें क्या हुआ? देखो बेटा मोहन क्या है? किसी का नाम है। जब आप अपनी जबान से किसी का नाम ही ले गए, किसी के नाम से ज्यादा उसको क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? अगर मैंने द ताजमहल बोल दिया, जब ताजमहल बोल ही दिया तो उससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेनेशन होगी उसकी? अगर है भी तो वो उसकी मेन है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? सर एक्स्ट्रा है, नॉट रिक्वायर्ड। हटा दो तब भी सामने वाला मोहन समझ जाएगा, लगा दो तब भी समझ जाएगा। तो हमेशा याद रखना बाबू, जो किसी नाम को, सुन रहा है ना तू, जो किसी नाम को एक्सप्लेनेशन दे दे उसे बेटा हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, जो किसी नाम के लिए आई हो। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज। और एक और बात बताऊं मेरे भाई, हमेशा पेपर में याद रखना, इसीलिए उसे ब्रैकेट में लिखा, मतलब ब्रैकेट कह रहा हूं, कोमे में लिखा जाता है, ताकि जो हमारे रीडर हैं, जो किताब पढ़ रहे होते हैं, राइटर्स, उनको टाइम सेव कराना चाहता है। तो याद रखना जो अच्छे रीडर होते हैं वो कभी भी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज पढ़ते ही नहीं है। इसलिए आपने टैगलाइन सुनी होगी ना, हाउ टू रीड फास्ट, कैसे फास्ट रीडिंग करें, तो उसके लिए ये बताया जाता है। अभी हमारे पेपर से कैसे रिलेट करेगा अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमने देखा गुरुजी ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो पता है क्या करते हैं रीडर, इसको छोड़ देते, ताजमहल वो पूरी बीच की बात छोड़ देंगे, आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ताजमहल क्या है। तो वो कॉमे लगा के क्यों लिखता है? उसके लिए जो बिल्कुल बेसिक रीडर होते हैं उनकी मदद के लिए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बेटा बनाए जाते हैं। इनका टेक्निकल कारण ये होता है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा अभी बताऊंगा। देखो फिलहाल तो ये नो एरर है बेटा, बिल्कुल है। तो एग्जामिनर ने बोला, ठीक है, आप देखना क्या कहने वाला है। अब मैं यहां पर लगा दूं, ठीक है, द बॉय, वो लड़का। कौन सा लड़का? अरे यार जो मेरा दोस्त है, हु इज माई फ्रेंड। अब देखो बेटा दोनों में दिन रात का फर्क है। अब यहां पर लिख देंगे मेरे भाइयों विल गो देयर। अरे लड़का, अरे जो मेरा दोस्त है, लड़का जो मेरा दोस्त है। तो अब आप देखो भैया इस क्लोज में ऊपर वाली में क्या फर्क है? ऊपर वाली में इसमें ये फर्क है बेटा, अगर मैं यहां ये बात ना लिखूं, स्किप कर दूं, अगर मैं यहां ये बात ना लिखूं, स्किप कर दूं, तो आप पता है क्या पाओगे? आप पाओगे मेरे भाइयों कि ये बात एक एक्स्ट्रा मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये बात एक एक्स्ट्रा मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। कैसे सर? अगर ये लड़के की बात मैंने हटा दी तो सामने वाले को बेचारे को समझ ही नहीं आएगा कौन सा लड़का, कौन सा लड़का भाई? सर वो लड़का मदद करे कौन सा? तो आप पाओगे सर ये तो जरूरी है, जरूरी है। इसका मतलब ये अपनी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है बेटा, इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए हम बोलेंगे ये तो जरूरी है सर, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। समझे? सेंटेंस दोनों सही है, ठीक है, सेंटेंस दोनों सही है। तो सर मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, तो इस बात का फिर जो है फर्क क्या है? इस बात का जो है फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस नहीं है तो फर्क क्या है? फर्क समझ में आया? कुछ कुछ फर्क समझ आया? फर्क ये नजर आ रहा है, जो ऊपर वाली बात है और नीचे वाली बात है, दोनों में फर्क ये नजर आ रहा है आपको कि मेरे भाइयों एक नॉन डिफाइनिंग की डिफाइनिंग है, सेंटेंस तो दोनों सही है। तो पता है फर्क क्या है? अगर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट दिख जाए, हालांकि दैट तो इंसान के लिए आता है, लेकिन यहां दैट मेरी लाल, मेरी हरी, मेरी गुलाबी गलत होगा। और यहां दैट दिख जाए, यहां दोनों सही है, दैट भी सही है, हु भी सही है। तो नखरे किसके हैं? दैट के नखरे। दैट कहते हो हेलो, ये बकवासबाजी की बातों में मैं नहीं आऊंगा, और नॉन डिफाइनिंग है, किसी का नाम बोल दिया हाँ उसके लिए दैट आता फिरेगा क्या?
अपन का काम है थोड़ा और ज्यादा फोकस पे बोलना। अब जिस बंदे का नाम ही ले लिया उस पर क्या फोकस करूं मैं, नाम ही ले लिया तुमने। इसीलिए बेटा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज सेंटेंस में कम वैल्यू रखती है, और कम वैल्यू बात के लिए दैट नहीं लगाए जाते, दैट तोलता और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए लगाए जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई जब कभी भी यहां एरो या यहां लगा देना, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज दिखेगी मेरे लाल, वहां दैट नहीं आएगा, बाकी कोई आए और डिफाइनिंग में दैट आ जाएगा, दैट आ जाएगा। बाकी वही कॉन्सेप्ट है बेटा, बाकी वही। इसे पता है क्या करते हैं, ठीक है, इसे पता है क्या करते हैं, कई बार इससे मेरे भाई रूल बना देते हैं। और बच्चों को पता है क्या रटाया जाता है, आपने भी रूल रटा होगा तो, कौमे के बाद दैट का प्रयोग ना करें, धारा नंबर 200 स्वाहा। कौमे के बाद दैट ना प्रयोग करें क्यों, क्योंकि उनको रीजन तो पता नहीं है बेटा, क्योंकि कौमे में नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज लिखी जाती है, ठीक है, जिसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज को एक्स्ट्रा माना जाता है, और एक्स्ट्रा बकवासबाजी में दैट नहीं आता। तो ये मत रटना कौमे के बाद दैट ना प्रयोग करें, हाँ। अगर एग्जामिनर शातिर निकला ना तो कोमे का भी एरर दे देगा और ये भी एरर दे देगा। अब यहां सपोज करो अगर पेपर में यहां कोमा ना होता, अरे तब भी तो एरर था ना, कोमा भी लगाना पड़ता और दैट भी काटना पड़ता, हुआ था। समझ रहे हो छोटे, तो एग्जामिनर बड़ा शातिर है। अब देखते हैं आप उसके शातिर पने को समझ पाए या नहीं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा उसको ध्यान से समझिएगा, फिर कॉपी करना बेटा अगर ये कॉपी नहीं हुआ है तो। मेरे लड्डू राजा मैंने क्वेश्चन बनाया, अब मैं आपको द एमवे कंपनी, द एमवे कंपनी, हाँ, दैट इज अ यूएस कंपनी, दैट इज अ यूएस कंपनी, हाँ, हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया, हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया। भैया एमवे कंपनी जो कि एक यूएस की कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है उसने। तो मुझे बताइए अब आपको क्या नजर आ रहा है। तो आपने बोला इसमें रिलेटिव क्लोज बताओ बेटा कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये रिलेटिव क्लॉज दैट इज अ यूएस कंपनी। चलो पहचानो, ये रिलेटिव क्लॉज किसको एक्सप्लेन करनी है, ये रिलेटिव क्लॉज किसको एक्सप्लेन कर रही है। आपने कहा सर ये तो एमवी कंपनी को कर रही है। तो बेटे क्या लग रहा है आपको, डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, क्या लग रहा है, बताओ। ये क्या है, डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग है। आप कहोगे तो नॉन डिफाइनिंग है सर, क्यों, ये तो नाम को एक्सप्लेन कर रही है। अब कंपनी के लिए हु तो आएगा नहीं बेटा, तो क्या आएगा, विच। कंपनी के लिए हु तो नहीं आता ना बेटा, कॉन्सेप्ट तो वही है। ये थोड़ा ना हु लगा दोगे, एक दो बच्चा हु लिख रहा बावला हो गया क्या, तो कंपनी के लिए हु नहीं आता लाल। दैट क्यों नहीं आया, नॉन डिफाइनिंग है, तो क्या आया, विच आया, क्योंकि आपने तो कंपनी का नाम ही बता दिया। अब तरीके से यहाँ खाली विच नहीं आना था, यहाँ कोमा भी आना था, कोमा, कोमा। तो भाई एरर तो तब भी पेपर में यही रहेगा, एरर तो तब भी पेपर में यही रहेगा। तो एग्जामिनर अब ये चाल खेलने लग गया है, पेपर में कोमे नहीं रहेगा छोटे, कोमा देना तो हिंट हो जाएगी ना अट्टा, ठीक है। अब बताओ कैसा लगा, है कि नहीं ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा। इसमें क्लास आधी कट हो रही है बेटा, बाकी होगी तो कट नहीं रही है, देख एक बार चेक कर ले, चेक करवाते, ठीक है जी, है ना जोरदार तरीका। ठीक है, अब ये पुराना भी कॉपी करो, बच्चे रह गया था ना, मैंने पेज पलट दिया था। अब आपको समझ आ गया डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ऐसे रिलेट करेंगे भैया, आप अवॉइड नहीं कर सकते।
ठीक है। आजा मेरे विराट कोहली, आजा तुम। विराट कोहली को सब जानते बेटा, मैं क्या। चलो जी करो कॉपी, अब अभी एग्जाम्पल कर लो। बाकी की क्लास क्यों नहीं हो रही, मेरे को क्या मालूम बेटा, मैं इंग्लिश संभालूंगा ना, मेरे को क्या पता कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ए लड्डू, तेरे भाई का काम इंग्लिश का, इंग्लिश संभालेगा सुबह से शाम तक। चलो अब ये दैट खत्म हुआ भैया, अब दैट खत्म हो गया तो अब क्या पढ़ेंगे गुरुजी, आ जाओ। अब मेरे भाई हमने पढ़ने तो रिलेटिव प्रोनाउन थे, अब इनको निपटाते जा रहे हैं हम। विच निपटा दिया, दैट निपटा दिया, अब क्या आएगा, व्हाट और दैट की लड़ाई। ठीक है ना, अब लिखो बेटा यूज ऑफ व्हाट। ठीक है, अच्छे एक काम करो, ऐसे मत लिखो यूज ऑफ व्हाट, ऐसे लिखो, उसी के नीचे ऐसे लिखो व्हाट वर्सेस दैट। भैया इस पे आता है पेपर में क्वेश्चन, व्हाट वर्सेस दैट, इस पे आता है। पता है व्हाट क्या होता है, व्हाट क्या होता है सर, क्या कहता है, मैं तुझे नहीं बताऊंगा मैंने तेरे लिए क्या खरीदा। इसका मतलब जब आप चीजों को छिपाते हैं या हिडन रखते, जब आप चीजों को क्या रखते हैं, हिडन, नॉट गिवन, मतलब आपको सेंटेंस में वो चीज देगा नहीं जिसके बारे में बात कर रहा है, और इसमें क्या करेगा बेटा, हिडन नहीं होगी, गिवन होगी, गिवन होगा। तो जिसके लिए दैट आ रहा है ना वो चीज गिवन होगी मेरे भाई, जिसके लिए दैट आ रहा है वो चीज गिवन होगी, व्हाट छिपा दिया जाएगा। ठीक है, अब आप सिर्फ इतनी हिंट से देखते हैं तुम्हारा माइंड कितना काम करता है, आंसर देने की कोशिश करना। देखो, आई विल नॉट टेल यू, मैं तुझे नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू व्हाट या दैट आई बॉट फॉर हिम। मैं तुझे नहीं बताऊंगा मैंने उसके लिए व्हाट या दैट क्या खरीदा था, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। अच्छा मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, दिया ही नहीं है क्या खरीदा, नहीं सर क्या खरीदा, छिपा रखा है लौंडा, बता नहीं रहा गुरु जी। तो क्या आएगा बेटा, आई विल नॉट टेल यू व्हाट आई बॉट फॉर हिम। ठीक है, चलो अगर मैं बोल दूं आई डिड नॉट, ऐसे कर लेता है, हाँ, आई हैव द बुक दैट या व्हाट माई फादर बॉट, मेरे पास वो किताब है जो हमारे पिताजी खरीद रहे भैया। तो पिताजी ने जो खरीदी थी बेटा वो किताब है। अब क्या करोगे आप, क्यों, दैट। अब दो एग्जाम्पल हो रहे हैं फिर इसका, तो ये व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ना बेटा। आई डिड नॉट टेल यू व्हाट आई बॉट, व्हाट क्या खरीदा मैंने, तो जो भी खरीदा वो ऑब्जेक्ट हो गया ना बेटा, लेकिन ये हिडन ऑब्जेक्ट हो गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो ये भी बना बेटा। चलो अगर मैं ये बोल दूं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट या दैट, व्हाट या दैट द टीचर टॉट, जो टीचर ने पढ़ाया था मुझे वो समझ नहीं आया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या पढ़ाया टीचर ने वो तो तुमने बताया ही नहीं, तुमने बोला मुझे समझ नहीं आया जो टीचर ने पढ़ाया, तो आप लगा दोगे व्हाट, ये तो यहां पर क्या आएगा, व्हाट। अब अगर मैं यहां पर बच्चा पार्टी ये लिख दूं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, I did not understand the concept, I did not understand the concept that या what the teacher taught, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया जो टीचर ने पढ़ाया था। बेटा क्या समझ नहीं आया,
कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखिए। चलो करो कॉपी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखें। बेटा सिंपल है, जब आप उसका एंटीसीडेंट दे दोगे, अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो एंटीसीडेंट दे दोगे, ठीक है, तो इसके बाद दैट आ गया। जब हिडन छोड़ दोगे तो व्हाट है। हम टेंस की हिंदी नहीं निकाल पाते गुरुजी, प्लीज हेल्प, मेरा डंडा हेल्प करेगा। तेरी मुर्गा बना के लाल बना देना मैंने। अरे पुत्र, आहिस्ता आहिस्ता हिंदी बनानी आ जाएगी, चल तो रही है कहानियां, क्यों टेंशन ले रहा है। चलो आगे देखो बेटा, देखो अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा हुआ व्हाट। अरे मुन्ना है घुंगरू बाबू, मुन्ना है तो बहुत छोटा था बेटा, छोटा सा था, ये तो कुछ है ही नहीं। अब बट, एज, वेयर, व्हेन और हाउ ये बचे। अब जरा बट की बात कर लेते हैं भाई मेरे, बट क्या कहता है, ठीक है ना, ये तो आसान हो गई भाई। बट भी बड़ा आसान है, बड़ा आसान है बेटा। यूज ऑफ बट हेडिंग डालो, यूज ऑफ बट हेडिंग डालो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको लोग तैयार करके देता हूं। देखो होता क्या, होता क्या है मेरे भाई, कि आप लोग एक स्टेटमेंट बोलते हो, मतलब कोई भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसका जीरो रिजल्ट आना, बेटा ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है मेरे बच्चे, थोड़ी सी टेक्निकल है। एक ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हो जिसका जीरो रिजल्ट आता है, मतलब ऐसा कोई नहीं है इसके अलावा, ऐसा कोई आदमी नहीं है इसके अलावा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है इसके अलावा, ऐसा कोई पेड़ नहीं है इसके अलावा, ऐसा कोई रूम नहीं है इसके अलावा, ऐसे टाइप की बातें बोली जाती है। तो उसमें आप जीरो रिजल्ट कैसे आएगा बेटा, जब आप क्या बोलोगे, नो, और नो के प्लस बाद कोई नाउन लगाओगे, या बोलोगे नो बडी, या बोलोगे देर इज नो वन, या बोलोगे देर इज नन।
आप ये बोलोगे, ठीक है, आप ये बोलो, ये लो भैया काली चाय है, काली चाय पियो, काली चाय। अब देखो मेरे भाई क्या, आपने ऐसा कुछ बोला, इनके बाद आपके पास दो ऑप्शन है मेरे भाई। देखो नो वन, नो बडी, नो वन, तो इनके मिले तो दैट आएगा, तो ये मेन क्लोज हो जाएगी बेटा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट जो है ना, ये आपकी मेन स्टेटमेंट हो जाएगी। लिखना मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा इसे। ये मेन स्टेटमेंट हो जाएगी, और हमेशा जब ऐसा होगा ना तभी बट आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं जिंदगी में, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, जादू देखना, एक जादू, आप इसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे। मेरे साथ साथ कॉपी करो इसको, कोई टेंशन नहीं है। आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे, आप यहां पर प्लस, आप यहां पर नेगेटिव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे कर लो यार, पूरा ही लिख लो। आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगाओगे, नोट के बाद आप मेन वर्ब लगाओगे, और फिर आगे सेंटेंस लिखोगे। अभी थोड़ी देर के लिए आपको कर लगेगा क्या करवा रहे हो गुरुजी, ठीक है। हाँ, मैं बताता हूं क्या करा रहे हो गुरुजी, मैं बताता हूं। अब एक ऐसा जादू होगा, तो ये जो है मेरी भाई, ये अपने आप में क्या बनेगी, अगर ये मेन स्टेटमेंट है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव क्लॉज बनेगी, तो ये रिलेटिव क्लॉज बन जाएगी। ठीक है, आसान है। अब इसी में यहीं से जादूगर का जादू चालू होता है। अब मैं कुछ ऐसा कमाल करूंगा, ऐसे बॉक्स बनाना बेटा, मैं कुछ ऐसा कमाल करूंगा कि इसकी जगह ऐसे बिल्कुल डिट्टो कॉपी करना जैसे मैं कर रहा हूं, आप बट लगा सकते हो, बट यहीं पर बट होगा बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट। हाँ, और बट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये मेन वर्ब आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये दैट नेगेटिव ये वर्ब ये कहां चली गई, बट संभाल लेगा। ऐसा कुछ ये फॉर्मेट बनता है बेटा। अब आपको मेरी एक आदत का पता है, बहुत बढ़िया, मेरी एक आदत का पता है, मैं कभी भी रटने बोलता ही नहीं। तो क्या सर हमें फॉर्मेट याद रखना, आपने कुछ याद नहीं रखना, आपने कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। फॉर्मेट याद नहीं रखना बेटा, फॉर्मेट इसलिए बनाया जाता है ताकि बस उससे हेल्प ले। अभी इस एग्जाम्पल इतने बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, आप बोलोगे समझ ही आ गया था, टेंशन ही नहीं है इसकी, समझ आया ना, आप समझ ही आ गया, तो इसको गोली मारो। ये मैंने सिर्फ लिखवाया है, वरना मैं कितनी लाइन छुड़वाता, मैं क्या कहता। अब एग्जाम्पल से, और मैं नहीं, ये भी वादा रहा, एग्जाम्पल भी आप ही बना लो, एग्जाम्पल भी आप ही बना लोगे मेरे साथ मिलकर, ध्यान से, ठीक है बेटा। बट का मीनिंग आपको पता है, जब कंजंक्शन हो तो लेकिन, किंतु, परंतु होता है, लेकिन यहां इसका मीनिंग क्या होता है, के अलावा, याद आया, के अलावा, के सिवाय, बताया था ना इसका मीनिंग, एक्सेप्ट का मीनिंग देता है के अलावा, के सिवाय, ये हिंदी मीनिंग देता है। तो एक बार इसको कॉपी करो, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर दोबारा इस चीज को समझाऊंगा, आप बोलोगे हाँ सर आपने ठीक किया है, बनवा दिया, हेल्प मिलेगी, हेल्प मिलेगी और कुछ नहीं बेटा, ठीक है बस। आर्मी फायरमैन में होने वाले मिलने आ सकते हैं, ओए पुत्र, भाई नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, और आर्मी का तो यार हाथ जोड़ के नमन है, बावला हो गया तू, कैसी बातें कर रहा है महेश, जब तेरा दिल करे मिलने आ बेटा। और नौकरी पुत्र कोई छोटी बड़ी नहीं होती बेटा, ऐसा कभी मत किया कर, पागल है, ऐसा नहीं बोलते बेटा, सब अच्छा है। और मैं तो उल्टा ये कहता हूं बेटा, जार सभी जॉब के फॉर्म भरो, जो मिल जाए वो बढ़िया, फिर अपना अगली तैयारी करते रहो, ठीक है जी। ध्यान से सुनिए, अब आगे ध्यान से सुनिए। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे बनवाता हूं। मैंने बोला ऐसा कोई आदमी नहीं है, देर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है,
देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है। कैसा? जो जीना ना चाहता हो, जो जीने की विश ना रखता हो, तो देर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव। भाई मेरे एक बात बताओ यार, ये तो पढ़ा रखा है मैंने आपको कि भाई नो प्लस कुछ हो तो दैट आता है, पढ़ा तो रखा है ना? हाँ सर, कि भाई नो कुछ हो तो दैट आता है, तो पढ़ा रखा है आपको मैंने। आपने बोला जी गुरुदेव पढ़ाया हुआ है। देर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो। ये तो पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है सर। तो देर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, अच्छे से आपने सीखा भी हुआ है, सही है सर। अब क्या हुआ बेटा, यही तो था, इस सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, और मैं क्यों पढ़ाऊं, ये तो इजी है भाई। देर इज नो मैन, कोई आदमी नहीं है, दैट डज नॉट विश टू लिव, जो जीने की इच्छा नहीं रखता हो। लेकिन अब आपको याद है, अगर मैं एक सेंटेंस में, मैं अब तुम्हें एक सेंटेंस से बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख दूं, देर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, बट विश टू लिव, जीने की इच्छा रखने के अलावा, ऐसा कोई आदमी नहीं है बट विश टू लिव, जीने की इच्छा रखने के अलावा। देर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, बट विश टू लिव, बट विश टू लिव, जीने की इच्छा रखने के अलावा। अब जीने की इच्छा रखने के अलावा कोई आदमी नहीं है, तो इसका मतलब सारे आदमी क्या रख रहे हैं, जीने की इच्छा रख रहे हैं। तो भाई मेरे आप ध्यान से देखो, दोनों सेंटेंसेस सही हैं, और दोनों का जो अपने आप में मीनिंग है ना, अभी एक और बम फोड़ूंगा, हालांकि इन दोनों की जो मीनिंग है ना, वो आपको सेम मीनिंग नजर आएगी। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा नहीं रखता, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता, इसका मतलब सारे आदमी जीना चाहते हैं, ऑब्वियसली है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा रखने के अलावा, इसका मतलब सारे आदमी जीने की इच्छा, अरे वही तो है यार। लेकिन आप बोलोगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था बेटा, आरपी, ये रिलेटिव प्रोनाउन था। अब देखो ना, मैंने इसके जगह, यही तो कह रहा था मैं आपको, इसको लिख दिया, तो ये बट भी क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। बस, इसका मतलब ये एक्सेप्ट का मीनिंग देता है ना, बट हाँ, हाँ एक्सेप्ट का मीनिंग देता है ना, हाँ, तो ऐसी ही बात बोलना, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं, ऐसे के अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं, तो ये तो मीनिंग है। तो उसको इसके अलावा कोई नहीं, तो ऐसे ही तो बोलोगे, इसके अलावा कोई नहीं इसके अलावा कोई नहीं, यही मीनिंग देता है भाई, इसके अलावा इसको कोई मीनिंग ही नहीं है कि नहीं? इसके अलावा कोई नहीं, इजी है भाई, ठीक है, इजी है भाई। तो वही बात मैंने लिखवा दी यार, अब बता, अब तुम बोलोगे तो दो कोड़ी की बात है सर, इसके अलावा कोई नहीं, मुझे क्रिकेट खेलने के अलावा कोई लड़का नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नो बॉय बट प्ले क्रिकेट देर इज नो बडी बट यू, बोलते हैं ना, देर इज नो बडी बट यू, तेरे अलावा कोई नहीं। हो सकता आप इसे प्रेपोजिशन बना दो, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, अगर इसके बाद वर्ब आ जाएगी तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो प्रेपोजिशन बन जाएगा। देर इज नो बडी बट यू, देर इज नो बडी बट हिम, उसके अलावा कोई नहीं। कितना आसान है यार, क्या पागलपन, तो आसान है, ये तो आसान है। और कौन सी फांसी टूट गई इसमें भाई? तो कोई कौन सी स्टेटमेंट हुई, एक ये स्टेटमेंट हुई, कोई भी आदमी नहीं है बट विश टू लिव, जीने के इच्छा रखने के अलावा, बता भाई। लेकिन पता है बम फूटने वाली बात क्या है? क्या बात है गुरु जी, क्या बात? बात यह है बाजी कि देर इज नो मैन, कोई आदमी नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा, जीने की इच्छा कौन रखेगा? आदमी। इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन घोषित कर दिया कि रायता फैला के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, शॉर्टकट है ये तो इसका, और हमेशा ही मीनिंग देता है। अब क्या है, गड़बड़ है दया। गड़बड़ क्या है गुरुजी? एंटीसीडेंट सिंगुलर है दया, हाँ हाँ सिंगुलर नाउन है,
और दया भूल गया है तू। मैंने कहा था बरखुदार, अगर अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी सिंगुलर वर्ब आती है रे। तो विश नहीं, विशेष होगा, विशेष होगा, विशेष होगा, विशेष। सर यहां तो विश है क्योंकि बेटा डज नॉट आ गया। डज तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो हो तो गया। यहां डू नॉट आ सकता था, यहां डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट नहीं डज नॉट, क्योंकि मैन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, लेकिन बेटा डज नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ही डज नॉट गो देयर, लेकिन ही गोज देयर। इसलिए याद रखना यहां बट विश नहीं, विशेष आएगा, विशेष आएगा। चलो अब एक और सेंटेंस बनाओ। ऑक्सीजन छोड़ने के अलावा कोई पेड़ नहीं है। बेटा सारे पेड़ ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं भाई। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बोल दूं उसको रायता फैला के, देर इज नो ट्री, कोई पेड़ नहीं है गुरुजी, बट रिलीज O2, और रिलीज मत बोलो है, और रिलीजेस होगा। और ले यार ऐसे सैकड़ों सेंटेंस बना लो पुत्र, क्यों की फर्क पैदा हुआ है की हो गया गुरुजी। देर इज नो ट्री, कोई पेड़ नहीं है, बट रिलीजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ने के अलावा कोई पेड़ नहीं है। इसका मतलब सारे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो बट रिली देखो, पेड़ क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। यही तो पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें, और क्या पढ़ा रखा है पता नहीं। दिस इज द बॉय हु गोज देयर, हु गो देयर तो नहीं लिखोगे एक ही लड़का हो तो, फिर आसान। अच्छा इसको दैट से बनाना, सर दैट से भी बना देंगे, अब तो हम होशियार बच्चे हैं। देर इज नो ट्री दैट डू नॉट या डज नॉट, बताओ बेटा, दैट डू नॉट या डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। गुरुजी डू नॉट आएगा तो गलत हो जाएगा, डज नॉट आएगा क्योंकि सिंगुलर है। चलो करो कॉपी, खत्म हो गया। झकास। विशेष बेटा वर्ब सिंगुलर बनती है ना ऐसे लग के, ही गो, सी गो। ठीक है भैया, चलिए। तो भाइयों ये यूज ऑफ बट हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता तो हम सारी चीजों को सीखते जा रहे हैं भाई। ठीक है भैया, अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई खत्म हुआ ये। सर अब और क्या बचा है अपने पिटारे में,
अपने पिटारे में है बाबू। खत्म। अब तो ये बचे बस एज। थोड़ा सा मुश्किल है। कमर कस लो छोटे। बट को तो तुमने निपटा दिया। बट को तो निपटा दिया बेटा। बट को तो आपने निपटा डाला। अब है मेरे भाई एज की बारी। यूज ऑफ एज रिलेटिव प्रोनाउन। यूज ऑफ एज रिलेटिव प्रोनाउन। भैया याद रखना, जब आप एज रिलेटिव प्रोनाउन को देखोगे तो वो कब आता है। इसे भी आसान, ठीक है, करके मैं बताऊंगा। इसे भी आसान करके बताऊंगा। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, जब कभी भी आप सच, आपको एक शब्द नजर आ जाए, सच का मतलब क्या होता है? इस तरह का। किस तरह का? इस तरह का। ठीक है, इस तरह का। किस तरह का? कहते इस तरह का इंसान है। किस तरह का इंसान? तो आप उस इंसान की तरह को एक्सप्लेन करोगे, उसके टाइप को एक्सप्लेन करोगे। ये कहता है इस टाइप का इंसान है। किस टाइप का? जैसे कि। इसीलिए इसके साथ एज आता है। जब कभी भी बाबू सच आपको दिखाई देगा, उसके बाद कोई ना कोई आपको नाउन तो दिखाई देगा, हाँ, उसके बाद आपको एज रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अगर तुमने उसके साथ कोई और प्रोनाउन लगाया तो तू तो गया बेटा। हु नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ एज रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि एज का मतलब होता है जैसा। तू उसी तरह का इंसान है जैसा मैंने सोचा था। जैसा, यही चीज है आपके दिमाग में, ठीक है ना। फिर आगे हमने क्या देखा बेटा? चलो सर, सच के साथ एज आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आ गया बेटा, ठीक है। अब मेरे भाइयों, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने आप में दो काम करेगा। या तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट होगा। बेटा सब्जेक्ट होगा तो एज के बाद वर्ब दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। वेरी गुड। तो अजीब लगेगा लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है। सच के साथ तो गुरुजी, जब मैं चड्डी भी नहीं पहनता था तब भी याद है मेरे को दैट भी आता था। सच के साथ दैट भी आता है भाई। लेकिन 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 दैट तब आता है जब वो ओनली कंजंक्शन हो। क्या हो छोटे? ओनली कंजंक्शन, रिलेटिव नहीं। क्योंकि रिलेटिव कंजंक्शन नहीं होता, प्रोनाउन भी होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। मतलब यहां अगर ये ओनली कंजंक्शन बनना है तो इसको यहां पर कोई सब्जेक्ट नजर आएगा, कोई वर्ब नजर आएगी और वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नजर आएगा। हाँ, तो यहां ये कंप्लीट बात होगी, यहां ये कंप्लीट स्टेटमेंट होगी, यहां ये कंप्लीट स्टेटमेंट होगी। तो इस दैट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। कहेगा गुरुजी हम तो खाली कंजंक्शन है और कुछ नहीं गुरुजी, बस। एज बोलेगा नहीं गुरुजी हम सब्जेक्ट बनूंगा, हम ऑब्जेक्ट बनूंगा। फर्क है ना भाई रिलेटिव प्रोनाउन में और ओनली कंजंक्शन में। मैंने बताया था दैट आपको ओनली कंजंक्शन भी होता है। भाई साहब परेशानी बढ़ गई है बेटा आपकी, तो आपको ये तो पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे? चलो जी जरा देखते हैं। देखो बिरजू, हम एक सेंटेंस लिख रहा हूं। सच अ नाइस पर्सन, सच अ नाइस पर्सन, इतना बढ़िया आदमी, अरे गाय है गाय। सच अ नाइस पर्सन, बता बेटा। सच अ नाइस पर्सन दैट या एज हैज कम, जो आया है, विंस अवर सिंपैथी, हमारी सहानुभूति जीतता है। कहते हैं यार इतना बढ़िया इंसान, एकदम बढ़िया इंसान, हाँ, जो आया है हमारी सहानुभूति जीतता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने देखा सच अ नाइस पर्सन, इतना बढ़िया इंसान, जो भी आया। तो बेटा इसमें तो जो आया है एज तो सब्जेक्ट है। अगर एज सब्जेक्ट है तो भैया जी
इस वर्ब का वो क्या बना, सब्जेक्ट बना गुरुदेव, तागड़ तागड़ तागड़। तो सच अ नाइस पर्सन एज हैज कम विंस ओवर सिंपैथी। तो सब्जेक्ट बना तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा मित्रों, जरूर बनेगा। आगे देखो, अगर गुरुदेव हम ये कर दें, दिस इज सच अ नाइस प्लेयर, सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर, ऐसे लिख दे, दिस इज सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर। यार इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है यार, यार इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है। हाँ, एज या दैट दे विल सिलेक्ट, ये इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है जिसको वो सिलेक्ट करे, ये इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है जिसको वे सिलेक्ट करेंगे। बताओ भाई क्या करोगे आप इसको, दिस इज सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर, दिस इज सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर, ये ऐसा इंटेलिजेंट प्लेयर है जिसको वो सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे सर, प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे सर, प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट है छोटे, तो अगर प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट तो बेटा है जाएगा कैच। इसलिए कई बच्चे सोचेंगे सर दैट आएगा, खाली कंजंक्शन है, अरे बावला हो गया क्या बेटा, दे विल सिलेक्ट, सिलेक्ट किसको करेगा पागल, दे विल सिलेक्ट द प्लेयर, तो सिलेक्शन का और प्लेयर का कनेक्शन है तो बाबू एज आएगा, सिलेक्शन का और प्लेयर का कनेक्शन है तो एज आएगा। सर दैट भी ला दो, दैट कब आएगा, अब दैट को देखो भाई मेरे, अगर मैं करो पहले यहां तक कॉपी करो फिर बताता हूं, ऊपर वाला रह गया। आओ जी बाबू, अब कहानी आ गई, ठीक है ठीक है, अब देखें, अब सर दैट कब आएगा, दैट भी लाएंगे, लाएंगे लौटने, दैट भी लाएंगे। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सर ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एज या दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से इट हटा दूं तो एज आएगा, क्यों, देखो बेटा, दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज या दैट आई कैन नॉट सॉल्व, सॉल्व किसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन को तो ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, इट लिखना पड़ेगा।
अब अगर मैंने इट पहले से लिख दिया, अब तुम घिर गए हो चारों तरफ से छोटे, कैसे घिर लिया गुरुजी आपने? एक बात बताओ, अगर आप एज कहोगे, देखो सब्जेक्ट तो आ चुका है, तो बेटा एज सब्जेक्ट तो नहीं बन पा रहा। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ये दौड़ा दौड़ा गया, कहता है सर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनूंगा। मैं लबत्तरे इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि ये एज आएगा तो क्वेश्चन के लिए आएगा, क्वेश्चन के लिए आएगा तो बेटा क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट बने। अरे वो तो लिख ही दिया मैंने। इसने बोला अच्छा गुरुजी गद्दारी कर बे, हमारी जरूरत ना ही है। मैं तोरी जरूरत ना ही है बेटवा। कहता ठीक है गुरुजी, फिर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है, इसका इससे कोनो नाता नहीं। समझ रहे हो? आई कैन नॉट सॉल्व इट, आई कैन नॉट सॉल्व इट मतलब आई कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। इट आ गया, इट हटा दूंगा तो नाता बन जाएगा बेटा। इट लगा दी, ऐसे ऐसे देखो, समझा? इसलिए मैंने लिखा था ये दैट के केस में कि बेटा ये कंप्लीट मीनिंग होगा, सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा, सब होगा कंटाप। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा जिसके लिए आ रहा होगा, लेकिन यहां लेना देना है। सेलेक्ट किसको करोगे? प्लेयर को, तो ऐसे सेलेक्ट करके उसको करोगे प्लेयर को, प्लेयर को तो ऐसे है कि नहीं? एज खत्म हो गया। अब भाइयों बस वेयर वैन हाउ वगैरह बचे हैं छोटे से, फिर इसको खत्म कर लेंगे कल, फिर मजे ही मजे, मौजा ही मौजा। अब पता चला असली वाला प्रोनाउन क्या होता है। अब जब मैं सारा प्रोनाउन खत्म करा के आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आग लगेगी, ठीक है? और पूरे प्रोनाउन की प्रैक्टिस तो बाद में, पहले रिलेटिव प्रोनाउन खत्म करके कल रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। सारा रिलेटिव प्रोनाउन रिवाइज करके आना बेटा, ठीक है ना? कल रिलेटिव प्रोनाउन खत्म करा के अपने भाई को पहले रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और आज रात 9 बजे वोकैब। बेटा हाथ जोड़ रहा हूं कसम से, वोकैब की क्लास मत छोड़ना बेटा। ग्रामर में इंटरेस्ट बन जाता है, सबका बन जाता है, कर लेंगे ग्रामर बाबू, समझ भी आएगी, अच्छा भी करोगे, बट 50% आती है बस पेपर में ग्रामर, सिर्फ 50% आती है भाई। क्या करूं मैं 50% नंबर दिला के आपके, जब मैं वोकैब ही नहीं आपको मोटिवेट करके पढ़ा पाया, तो असल में तो फिर तो रिजल्ट तो फेल ही है ना भाई। क्योंकि वोकैब में अगर फंसेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन में फंसेंगे, तो घूम फिर के रिजल्ट ही फेल आना है, तो मेहनत का क्या फायदा? मेहनत करो तो पूरी करो, समझ में आई? तो आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आपका इतना हेक्टिक चीज चल रही होगी मेरे हिसाब से इस वक्त। बेटा एक दौर ऐसा भी था जब वोकैब की क्लास बहुत कम या ना के बराबर होती थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। 2025 में मेरे पर जुनून एक ही सवार है, सिलेक्शन 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 सिलेक्शन। अगर प्रथम बैच लिया है, अगर आपने एक बैच निकाला है बच्चों के लिए, तो उसमें एक अलग चिंगारी, एक आग नजर आनी चाहिए। होता है ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, और मेहनत कर रहे हो तो मेहनत नजर आनी भी जरूरी है। बातों के पहाड़ बना के या लंबी लंबी झूठ बोल के लंबी लंबी फेंक के सिलेक्शन नहीं होंगे बेटा। इसीलिए पढ़ने से होंगे, तो पढ़ने से होंगे तो भैया पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ग्रामर भी पढ़ेंगे, वोकैब भी पढ़ेंगे। इसलिए ग्रामर की तो 1 ही घंटे की क्लास मानो आप हो रही है, 1 सवा घंटे की क्लास हो रही है बेटा। हाँ तो फिर इसलिए बच्चा कई बार पागल होता है कि दे ग्रामर। बेटा जिसको ज्यादा जल्दी है ग्रामर पढ़ने की, वो वीओडी बैच से भी कर सकता है, ज्यादा जल्दी है। पर ना आप यही 2 सेशन चलाते रहो, रात को 9 बजे मुलाकात करेंगे वोकैब के साथ। रेगुलर रहना बहुत जरूरी बेटा। शुरुआत सब कर लेते हैं, अंत हर एक के बस की नहीं, ठीक है ना? ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।